Good evening, students. I'm your teacher, Hemlata Yadav, and we were learning about the biotechnology. And my previous video was on biotechnology principles and processes, chapter 11, biology, class 12th. And the next video was on RNA interference and its application. Today, I'm going to discuss something about chapter 12, that is biotechnology and its application. Biotechnology principles and processes we have already done. It deals with the production of biopharmaceuticals, industrial scale uh, products that are useful for the human, and genetically modified microbes and fungus are used for it. Even the applications are there in other fields as well. डायग्नोस्टिक में, थेरापेटिक्स में, तो फर्स्ट जो है एप्लीकेशन डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक्स में है, सेकंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में है, थर्ड वेस्ट मटेरियल ट्रीटमेंट में है, वेस्ट ट्रीटमेंट, फोर्थ एनर्जी प्रोडक्शन में, फिफ्थ फूड प्रोसेसिंग में, सो फूड प्रोसेसिंग में भी एप्लीकेशन है, बायो रेमिडिएशन. सो दीज आर द वेज, these are the application areas of biotechnology. The critical areas of biotechnology are providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. So if we are providing the best catalyst in the form of improved organism, microbes or pure enzyme के form में. Second is creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act. Third is downstream processing technologies to purify the protein or organic compounds. So this is the third downstream processing technologies to purify the protein organic compound. Firstly, अगर हम एक ऐसा improved organism बना सकते हैं या हम एक ऐसा catalyst बना सकते हैं जो हमें pure enzyme दे रहा है ताकि हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदल रहा है, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है. सेकेंडली, अगर हम ऑप्टिमम कंडीशन बना पा रहे हैं इंजीनियरिंग की मदद से कि वो कैटलिस्ट किस तरह से आराम से एक्ट कर रहा है. थर्डली, हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किस तरह से कर पा रहे हैं. तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन एंड प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, ये वर्क आपके हैं क्रिटिकल एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के. आगे हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में कहाँ आती है? प्लांट, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स में, जहां पर जीन्स को अल्टर किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है, और ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी उन्हें कहा जाता है जीएमओस. सो अगर हम प्लांट एनिमल्स को, फंगी और एनिमल्स को के सेल्स को, उनकी जीन्स को अल्टर कर देते हैं तो हमें ट्रांसजेनिक और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. फिर वहाँ एडवांटेजेस ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या क्या हमें मिल सकते हैं अगर हम ऐसे पौधे बना लें जैसे कि जो वर्म से या इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो, आर्मी वर्म से, टोबैको बड वर्म से रेजिस्टेंस हो, तो हमें एग्रीकल्चर में कितना हेल्प मिल जाएगी कि हमारी फसल खराब नहीं होगी. तो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाने में भी एप्लीकेशन है, और मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट, हीट, किसी भी एरिया में, किसी भी क्लाइमेट में क्रॉप्स अब रह सकती हैं. पेस्ट रेजिस्टेंस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड. अब ऐसी क्रॉप्स हमने ग्रो कर ली है जेनेटिकली मॉडिफाइड जिनको अब हमें केमिकल पे और पेस्टिसाइड पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है. हमने पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप डेवलप कर ली है. हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, और ये हमारा हार्वेस्ट का लॉस भी कम कराती हैं. एग्जांपल फ्लेवर सेवर टमाटो, जो हमने आरएनए इंटरफेरेंस में भी देखा था कि किस तरह से ऐसा टोमेटो डेवलप किया गया था जो फ्रेश रहता है, इसका फ्लेवर सेव रहता है बिकॉज ऑफ द आरएनए इंटरफेरेंस. तो वो भी हमारा ट्रांसजेनिक क्रॉप में उसने हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बचाया है. क्यों? क्योंकि अब टमाटर तोड़ने के बाद भी वैसा फ्रेश ही रहता है, क्योंकि उसकी सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज हमने क्या कर दी है, डीएक्टिवेट कर दी थी आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू. नाउ इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय द प्लांट्स.
हम प्लांट्स की मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी अगर बढ़ा दें तो भी हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट विच इज इन फ्रंट ऑफ अस इज के एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर हम क्वालिटी ही बढ़ा दें अगर हम क्रॉप की, हम न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा देंगे क्रॉप की, तब भी हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बन जाएगा। विटामिन ए इनरिच्ड राइस उसका, गोल्डन राइस उसका एग्जाम्पल है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का एग्जाम्पल दे रखा है बीटी कॉटन प्लांट। बैसिलस thuringiensis एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर एक क्रिस्टल प्रोटीन बनाने का, टॉक्सिक प्रोटीन बनाने का क्वालिटी होती है। ये एग्जाम में आ चुका है सीबीएसई में पिछले साल क्वेश्चन के। बैसिलस thuringiensis एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाता है जिसे क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं, जिसके अंदर टॉक्सिक एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में वो बनाता है, और वो जब पौधे के अंदर जाता है तो उससे वो उसके इंसेक्ट के गट में जाने के बाद एल्कलाइन पीएच के प्रेजेंस में वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है और इंसेक्ट को किल करा देता है। एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड्स टू द सरफेस ऑफ द मिडगट ऑफ epithelial cells and in the insects, and it creates the pores that causes lysis and swelling and eventually the death of the insects. This toxin is encoded by a gene called cry in the bacterium. इस जीन को, इस टॉक्सिन को कोड करने वाली जो जीन है वो क्राई जीन कहलाती है। जीन इंकोडेड बाय क्राई 1AC एंड क्राई 2AB कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करती हैं। जीन इंकोडेड बाय क्राई 1AB कंट्रोल कॉर्न बोरर। तो AB वाली क्राई 1AC और क्राई सेकंड AB ये कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करती हैं, एंड 1AB control corn borer. Tri genes are introduced into the cotton plants to produce बीटी कॉटन। क्राइजीन को बीटी कॉटन बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ कॉटन बनाने के लिए क्राइजीन को प्लांट्स में डाला जाता है। फिर वो इन वॉर्म्स के, कॉर्न बोरर के और टोबैको बॉल वॉर्म्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट हो जाते हैं पौधे। तो टोबैको बड वॉर्म्स, आर्मी वॉर्म्स, ये सब से बच जाते हैं जिनके अंदर क्राई जीन्स हम लोग डाल देते हैं जिन जिन प्लांट्स में थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट, उनमें ये बच जाते हैं। अब आरएनए इंटरफेरेंस का एक वीडियो वैसे बन चुका है, फिर भी यहाँ पर हमने पेस्ट रेजिस्टेंट राउंड वॉर्म रेजिस्टेंट प्लांट जो बनाया है, जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है अगेंस्ट नीमेटोड, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स अगेंस्ट नीमेटोड, वो पढ़ रहे हैं। सेवरल नीमेटोड पैरासिटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। सो आपको ये तो पता ही है कि बहुत सारे राउंड वॉर्म्स हैं जो कि प्लांट और एनिमल्स के तो पैरासाइट है ही, ह्यूमन के भी। इवन हमारे हेल्थ वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है राउंड वॉर्म जो कि इंटेस्टाइनल वॉर्म है, और लिम्फेटिक वॉर्म जो कि फिलारियासिस, जो एलिफेंटियासिस भी करता है, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में ग्रो होने वाला वॉर्म है, तो वो राउंड वॉर्म है। एस्करीस दैट कॉजेज द एस्करियासिस, एंड वुकरेरिया दैट कॉजेज द फिलारियासिस। तो ऐसे ही जैसे हम हमारे अंदर पैरासाइट है, वैसे ही जो राउंड वॉर्म्स है नीमेटोड्स, वो प्लांट में भी इवन एक नीमेटोड है मेलियोडेगाइनी इनकॉग्निशिया। ये रूट्स, टोबैको प्लांट्स की रूट्स को खराब करता है, जिसके बाद ग्रेट रिडक्शन हो जाता है उसकी यील्ड में, कम टोबैको का प्लांट प्रोडक्ट दे पाता है। इसकी हमने आरएनए इंटरफेरेंस करके इसकी प्रिवेंशन, इसके इन्फेक्शन को बचाया, इसके इन्फेस्टेशन को बचाया है। कैसे हमने किया? आरएनए इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करता है नेचुरली, यूकैरियोट्स का एक मेथड है ये सेलुलर डिफेंस का। आरएनए इंटरफेरेंस में कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आराम से एमआरएनए को बाइंड करके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है, विच कैन नॉट ट्रांसलेट एंड हेंस इट्स एक्सप्रेशन इज ब्लॉक्ड। तो आरएनए इंटरफेरेंस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को बाइंड करता है और एमआरएनए से बाइंड कर लेता है, तो एमआरएनए का ट्रांसलेशन रुक जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए क्योंकि बन जाता है। तो ऐसे एंजाइम्स, ऐसी जीन्स होती हैं हमारे बॉडी में जो कि उसके एक्सप्रेशन को डबल स्ट्रैंडेड होने के बाद रोक देती हैं।
दिस कॉम्प्लीमेंट्री mRNA में कम फ्रॉम इन्फेक्शन बाय RNA वायरस। ये कॉम्प्लीमेंट्री mRNA RNA वायरस के थ्रू भी आ सकता है, ट्रांसपोजोम के थ्रू भी आ सकता है, मोबाइल जेलेट जैसे हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री mRNA को इंसर्ट किया जाएगा प्लांट के अंदर, तो वो या तो हम RNA वायरस के थ्रू भेज सकते हैं या हम ट्रांसपोसोम्स यानी मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स के थ्रू भेज सकते हैं। प्रोसेस बाय विच डबल स्ट्रैंडेड RNA dsRNA डायरेक्ट सीक्वेंस स्पेसिफिक डिग्रेडेशन ऑफ mRNA। प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू डबल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो सीक्वेंस स्पेसिफिक डिग्रेडेशन करता है, वो RNA इंटरफेरेंस कहलाती है। इसी को ही RNA इंटरफेरेंस कहते हैं कि कैसे डबल स्ट्रैंडेड RNA है उसने सीक्वेंस स्पेसिफिक डिग्रेडेशन करा दिया है mRNA का। तो स्टेप्स क्या है? डबल स्ट्रैंडेड RNA प्रोड्यूस किया जाएगा एंडोजीनसली या तो एक्सोजीनसली यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, और प्रोड्यूस करने के बाद जब डबल स्ट्रैंडेड RNA बन रहा है तो एक्सोजिनसली बने, बाहर बनाकर तब अंदर इंजेक्ट किया जाए या फिर अंदर ही बने प्लांट में, तब भी यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर अगर हम इसे स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कर दें उस प्लांट में। Introduction of DNA produces both sense and antisense RNA in the host. These two RNA being complementary to each other formed a double-stranded RNA that initiated RNA interference. तो एक RNA जो हम complementary RNA जो हम रेट्रोवायरस के थ्रू भेज रहे हैं या फिर हम मोबाइल जेनेटिकल वो, और जो एक राउंडवॉर्म खुद बना रहा है RNA, वो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से राउंडवॉर्म की बॉडी में जाकर पेयर हो जाते हैं, और ये डबल स्ट्रैंडेड RNA इंजेक्ट भी किया जा सकता है उस प्लांट में, एक्सोजीनियस डबल स्ट्रैंडेड RNA। और डबल स्ट्रैंडेड RNA क्लीव हो जाता है 21 से 23 नो सेगमेंट स्मॉल इंटरफेरिंग RNA में क्लीव हो जाता है, एंजाइम इसे क्लीव कर देती हैं डाइसर एंजाइम्स, और सिंगल इंटरफेरिंग RNA फिर बन जाते हैं। RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये, रिस्क जिसे कहते हैं RISC, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स guided by base complementarity of single-stranded interfering RNA. The risk target mRNA for degradation. The consequence was that the parasite could not survive in transgenic host. इसका consequence ये होता है कि parasite transgenic host में survive नहीं कर पाता। यहाँ पर भी डायग्राम के थ्रू भी ये प्रोसेस समझाई हुई है। You can make a screenshot of this flow chart. Even you can learn from it कि किस तरह से जीन हमारे पास है, टारगेट जीन जिसे हमें साइलेंस करना है, उसका प्री mRNA हमें दिख रहा है, mRNA हमें दिख रहा है, और उसके अंदर प्री mRNA डोर्शा एंजाइम जो है अगर वो डबल स्ट्रैंडेड mRNA है तो उसे कट कर देगी, एंड वो एक्सोपोरिन के हिसाब से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाएगा। डाइसर एंजाइम भी उसे स्मॉल इंटरफेरिंग siRNA इसमें कट कर देगी और ये ओपन हो जाएंगे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे स्मॉल इंटरफेरिंग RNA, और ये जाकर फिर वापस जीन के ऊपर जाकर अटैच हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंडेड RNA ये बना सकते हैं। ट्रांसलेशन की रिप्रेशन हो जाएगी और mRNA क्लीव हो जाएगा। तो इस तरह से RNA इंटरफेरेंस का प्रोसेस होता है। और अब हम मेडिकल फील्ड में किस तरह से हमें हेल्प करती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन द मेडिसिन, वो पढ़ेंगे हम। तो उसे पढ़ते हैं इंसुलिन। पहले इंसुलिन जब मिलता नहीं था, पेनक्रियास जब डायबिटीज किसी को होती थी और इंसुलिन नहीं मिलता था, तो पहले करीब 1 साल के लिए इंसुलिन करीब 10 पिग या फिर काउस की पैनक्रियास, स्लॉटर्ड काउस और पिग्स की पैनक्रियास से लेकर तब इंजेक्ट कराया जाता था ह्यूमन में, तब उसको इंसुलिन मिलता था कि डायबिटीज रेगुलेट होती थी। बट ये कभी कभी एलर्जीज भी कर देता था क्योंकि ये हेट्रोलोगस होता था, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का हमसे अलग हेट्रोजीनस इंसुलिन होता था, तो एलर्जी कॉज कर देता था। बट जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आई तो हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने की कोशिश करी,
रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स से। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने हेल्प किया हमें अंडरस्टैंडिंग करने में कि स्ट्रक्चर और फंक्शन और रेगुलेशन ऑफ जीन एंड देयर प्रोडक्ट्स। विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मास प्रोडक्शन हो पाया सेफ और efficient therapeutic drugs का can be accomplished, and these are safe and no doubt induce unwanted immunological responses। और इसमें कोई एलर्जी भी नहीं होती थी लोगों को, आराम से रिकॉम्बिनेंट जो इंसुलिन था वो उनके लिए अच्छा रहता था। जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट इट कैन करेक्ट एंडोजीनस जेनेटिक डिफेक्ट्स। सेफ भी होते थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में इंसुलिन इज इन ग्रेट डिमांड ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स विद अडल्ट ऑनसेट। तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पेशेंट हो रहे थे अडल्ट ऑनसेट ऑफ डायबिटीज के लिए, तो इंसुलिन को अर्लियर एक्सट्रैक्ट किया जाता था एनिमल सोर्सेज से, जैसे मैंने आपको बताया। जो स्लॉटर होती थी कैटल और पिग, उनसे निकाले जाते थे इंसुलिन और फिर ह्यूमन में डाले जाते थे। ये एलर्जी कर देते थे। ईच इंसुलिन इज मेड अप ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो आपको यहाँ साइड में एक डायग्राम भी दे रखा है, इंसुलिन का डायग्राम होता है ये, जिसमें पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं और पेप्टाइड सी बीच में रहता है ए और बी के। ये प्रो इंसुलिन कहलाता है क्योंकि ये अभी इनएक्टिव होता है जब तक इससे सी पेप्टाइड रिलीज ना कर दिया जाए, कट करके आउट नहीं कर दिया जाए। तो मैमल में इंसुलिन सिंथेसाइज होता है प्रो हार्मोन के फॉर्म में, जिसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच हमें दिखता है सी पेप्टाइड के फॉर्म में। ये 3 पेप्टाइड चेन ए बी सी इसमें दिखती हैं। सी पेप्टाइड रिमूव कर दिया जाता है प्रो हार्मोन से जब वो मैच्योर होता है, मैच्योर इंसुलिन बन जाता है। इन 1983 एली लिली an American company prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B। 1983 में लिली कंपनी ने इसे सबसे पहले बनाया 2 DNA sequences से corresponding to A and B chains of human insulin। Both these chains were separately isolated and introduced in plasmids of E. coli to produce insulin chain। और दोनों ने ही चेन्स जो ए और बी चेन है उन्हें सेपरेटली प्लाज्मिड में बनाकर, सेपरेट इकोलाई में बनाकर, सिंथेसाइज कराकर उनको एक्सट्रैक्ट करके और फिर उनको कंबाइन कर दिया जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, जिससे मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमुलिन बनाया जाता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन जीन थेरेपी की है। जीन थेरेपी अटेम्प्ट है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स को, या फिर हम ये कह सकते हैं हेरिडिटरी डिसऑर्डर, जो डीएनए में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकती हैं। जैसे हम ये सोचते थे कि जीन की प्रॉब्लम डिफेक्ट्स कभी सही नहीं हो सकते, जीन थेरेपी वहां पर एक बून की तरह आया, एक वरदान की तरह आया, जहां पर अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी सही हो सकते हैं। इस डिजीज में जीन कोडिंग फॉर एंजाइम एडीए गेट्स डिलीटेड leading to deficiency of ADA। This enzyme is required to break down of deoxyadenosine into uric acid। ये एंजाइम रिक्वायर करती है ब्रेक डाउन ऑफ डीऑक्सी इनटू यूरिक एसिड। एडीए जीन जो है वो जब डिलीट हो जाती है तो इसमें डीऑक्सी यूरिक एसिड में नहीं बदल पाते, एंड एब्सेंस में टॉक्सिक डीऑक्सी रहते हैं हमारे एक्यूमुलेटेड, जो डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्शन फाइटिंग इम्यून सेल्स को। इम्यून सेल्स खराब हो जाते हैं, टी सेल्स बी सेल्स सीवियरली डिस्ट्रॉय होने लगते हैं एडीए की डेफिशिएंसी से। एडीए डेफिशिएंसी ट्रीट करी जाती है 2 मेथड से, ये आया था पिछली बार एग्जाम में। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, व्हाट आर द 2 मेथड्स बाय विच जीन थेरेपी or ADA deficiency can be treated? So bone marrow transplantation is one method, enzyme replacement therapy is another method, जिसमें रिपीटेड इंजेक्शन दी जाते हैं एडीए एंजाइम के। तो ये टेम्पररी मेथड होता है क्योंकि हम एंजाइम के इंजेक्शंस दे रहे हैं, जब तक वो बॉडी में रहेंगे, जब तक वो हेल्प करेंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे, रिपीटेडली देने पड़ेंगे फिर वो इंजेक्शन। और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि लिम्फोसाइट्स रिलीज करवाए जाते हैं पेशेंट बॉडी से और फंक्शनल कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाला जाता है उन लिम्फोसाइट्स में थ्रू रेट्रोवायरस वेक्टर। एंड इसी लिम्फोसाइट्स में जिसमें ऑलरेडी डीएनए अब जा चुका है, फंक्शनल जीन आ गई है, उनको वापस पेशेंट की बॉडी में डाल दिया जाता है क्योंकि लिम्फोसाइट इमॉर्टल है,
लिम्फोसाइट मॉर्टल इमॉर्टल नहीं है, मॉर्टल है, उनकी लाइफ स्पैन है, तो इनका भी रिपीटेड इन्फ्यूजन करवाना पड़ता है। पर परमानेंट क्योर है अगर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, तो बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स होंगे अगर उनमें हमने एडीए का सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए एडीए जीन का पहुंचा दिया, तो वो परमानेंट क्योर हो जाएगा। सो सबसे पहली जो एक चाइल्ड जो 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड था उसको ट्रीट कराया गया, एडीए डिफिशियंसी, उसकी रिप्लेसमेंट कराई गई एडीए जीन की, फ्रॉम पॉल्टी जीन टू इट वाज पॉल्टी जीन वाज रिप्लेस्ड बाय फंक्शनल जीन एंड सिवियरली कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी उसकी सही हो गई, एससीआईडी बीमारी उसकी ठीक हो गई, इम्यून सिस्टम्स का सही हो गया। ना मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में अर्ली डिटेक्शन अगर हमें किसी डिजीज का करना है, ये पॉसिबल तो नहीं हो पाता नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड, ओल्डर मेथड से जो सीरम और यूरिन एनालिसिस पे डिपेंड करते थे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई है जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर और लीजा की मदद से अर्ली डायग्नोसिस करती हैं। और अर्ली डायग्नोसिस बैक्टीरिया वायरस का हो सकता है, कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली लो अगर हो तो भी डन। PCR, since it is amplified the DNA several fold, PCR is used to detect HIV virus in suspected AIDS patient, mutation in the genes in suspected cancer patient, hybridization radioactive probe. In this approach, gene is hybridized with the radioactive probe and autoradiography is used for detection. तो बैक्टीरिया वायरस की कंसंट्रेशन अगर कम भी हो तो पीसीआर उसे एम्पलीफाई करके डीएनए उसके डीएनए को और बिल्कुल डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस हमें दे सकता है कि कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। पीसीआर इवन हमें एचआईवी रिजल्ट देने में भी बहुत ज्यादा अर्ली रिजल्ट दे सकता है, इवन कैंसर सस्पेक्टेड पेशेंट के रिजल्ट बता सकता है। हाइब्रिडाइजेशन इस प्रोसेस में करवाया जाता है रेडियो एक्टिव प्रोब को। इस अप्रोच में जीन को हाइब्रिडाइज करवाया जाता है विद द रेडियो एक्टिव प्रोब एंड ऑटो रेडियोग्राफी को यूज किया जाता है डिटेक्शन के लिए। द रीजन वेयर म्यूटेशन इज प्रेजेंट, जहां पर म्यूटेशन होती है इन द जीन विल नॉट अपेयर इन द फोटोग्राफ, वो पार्ट नहीं दिखता है फोटोग्राफिक फिल्म में सिंस द प्रोब वहां पर नहीं जुड़ पाया है। ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे इज द फुल फॉर्म ऑफ ELISA। एंड ये भी एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जो कि एंटीजन का प्रेजेंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, प्रोटीनेशियस एंटीजन का प्रेजेंस डिटेक्ट करता है बाय द एंटीबॉडी। एंड नाउ ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में हम देख रहे हैं। एनिमल दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस और एक्सप्रेस एक्स्ट्रा जीन, जो एनिमल के अंदर उनका डीएनए चेंज हुआ होता है और उसके अंदर नई जीन वो रखते हैं, उनको ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। आज तक ट्रांसजेनिक रैट्स बनाए गए हैं, रैबिट्स बनाए गए हैं, पिग बनाए गए हैं, शीप और काउ, फिश भी बनाई गई हैं। रीजन क्या है? प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल, स्टडिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी। ट्रांसजेनिक एनिमल ने सर्व किया है मॉडल टू स्टडी the how the genes are regulated, how the genes affect normal functioning of the body, how it affects the growth and the development. Example, insulin like growth factors. They give information about biological role of a particular factor in the body. Study of diseases, they act as a model to find genetic basis of the disease. Their studies aid in finding possible treatments of the disease. Transgenic model exists of various human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis, Alzheimer. Biological products, सेकेंड एप्लीकेशन आता है ट्रांसजेनिक एनिमल का बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं जिन्होंने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ह्यूमन यूज के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बनाए हैं, जैसे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन विच इज यूज टू ट्रीट एम्फाइसीमा, प्रोटीन्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीकेयू, फिनाइलकीटोयूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी बढ़ाई गई जिसके अंदर ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क बनाने की एबिलिटी थी। एंड वैक्सीन 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक रोजी काउ ने प्रोटीन रिच मिल्क बना के भी अल्फा लैक्टिन एल्ब्यूमिन में जो रिच था ऐसा मिल्क वो प्रोड्यूस करती थी। ह्यूमन बेबीज के लिए भी वो मिल्क सही है। और उसके आगे और भी एप्लीकेशंस हैं हमारे, जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स के एप्लीकेशन है जो यहाँ दे रखे हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
स्टडी ऑफ डिजीज के लिए हमने बता दिया। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम डिस्कस कर रहे थे। वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट, वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट और केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में भी एनिमल्स का, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज है। वैक्सीन सेफ्टी टेस्ट में जैसे ट्रांसजेनिक माइस को यूज किया जाता है वैक्सीन की टेस्ट करने के लिए कि कितनी सेफ वो हैं। दे आर यूज्ड फॉर ह्यूमंस बिफोर दे आर यूज्ड फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस पे यूज करने से पहले माउस में यूज करके देखा जाता है। एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक माइस का, जैसे पोलियो वायरस की वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए यूज हुआ। देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जो ट्रांसजेनिक एनिमल को, जिसके अंदर कंटेन जीन that make them more sensitive to toxic substances that non-transgenic normal animal से ट्रांसजेनिक एनिमल को पहले हम ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, देन उसके ऊपर केमिकल की सेफ्टी टेस्ट करते हैं। दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस दैट अफेक्ट स्टडी, जिसका इफेक्ट हमें पढ़ना है जिस केमिकल का, उससे फिर वो एक्सपोज करवाए जाते हैं वो एनिमल्स। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग ऐसे एनिमल की हेल्प करती है, कैसा रिजल्ट हमें टाइम में, लेस टाइम में मिल जाए हमें इसका टॉक्सिसिटी का टेस्ट, कितनी ज्यादा डोज इसकी लीथल होगी, ये पता करने के लिए। एथिकल इश्यूज क्या हैं इसके? एथिक्स आर द रूल्स एंड द स्टैंडर्ड दैट गवर्न द वे पीपल बिहेव। ऐसे रूल्स और स्टैंडर्ड जो लोगों को किस तरह से बिहेव करना है और डिसीजन लेना है, राइट थिंग क्या होगी करने के लिए, वो उसमें हेल्प करते हैं। बायोएथिक स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो करे जाते हैं। रेगुलेट एक्टिविटी लिंक विद बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। जेनेटिक मॉडिफिकेशन विच में रिजल्ट इन द loss of the biological significance of the animal cannot go beyond regulation. Unpredictable result may be observed if these organisms are introduced in natural ecosystem. Patents देना ट्रांसजेनिक वेराइटीज को also create problems as many indigenous variety, हमारे इंडिया की कुछ ऐसी वेराइटीज थी इनके पेटेंट्स दूसरे कंट्रीज ने ले लिए। जैसे बासमती राइस जो थी उसका पेटेंट अमेरिकन कंपनी ने क्लेम कर लिया, और क्योंकि जबकि वो इंडियन फार्मर वेराइटी से बनी थी क्रॉस करवा के। एंड सिमिलरली नीम का भी वो पेटेंट लेने की सोच रहे हैं, और वो हमारी नेचुरल वेल्थ को पेटेंट कराकर अननेसेसरी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। हमें पहले इस चीज के लिए अवेयर होना चाहिए और हमें पहले इशू कराने चाहिए अपने ओरिजिनल चीजों के लिए पेटेंट्स। बायोपायरेसी क्या होती है? यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिना ऑथराइजेशन के उस ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिनल वर्क या ओरिजिनल रिसर्च या कोई मटेरियल उसका बिना कॉम्पेंसेटरी पेमेंट के अगर यूज करती है, उससे अथॉरिटी नहीं लेती है, तो इस चीज को बायोपायरेसी बोला जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलप्ड नेशन आर इकोनॉमिकली रिच बट पुअर है डाइवर्सिटी में, अपोजिट प्रिवेल्स। Nation, therefore, developed countries exploit traditional knowledge and resources for poor country. Commercialization save time and effort. तो रिच कंट्रीज बायोपायरेसी कर लेती हैं। द इंडियन पार्लियामेंट ने इंडियन पेटेंट बिल बनाया है इस इश्यूज से डील करने के लिए, और डेवलपिंग कंट्रीज को अपने एक्सप्लॉयटेशन से, ऐसी एक्सप्लॉयटेशन से बचना चाहिए। सो विद दिस आई हैव डिस्कस्ड द होल चैप्टर विद यू. What were the application of the biotechnology in the agriculture, what are their application in the medicine, and what are the application in transgenic animals application in studying the physiology in vaccine safety, and this was all given in the chapter 12. And lastly, we have also discussed the ethical, legal and social issues like biopatent, biopiracy. एंड विद दिस आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। एंड बायोटेक्नोलॉजी आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है अगर आप इसको कई बार पढ़ लें, इसको समझ लें। सो इट इज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, एंड but because it is new, various terms are new in this, so you have to revise again and again, then only you will be able to get used to the terminologies. So with this, I hope you will do well in your exams. Thank you, and share and like the channel. Share the channel with your friends who are also trying to learn from online, and try to develop their concepts. So with this, take care and happy learning to everyone. Thank you.
आई एम हेमलता यादव, योर टीचर विद यू। थैंक यू।